चलिए बच्चों देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। जल्दी से क्विक रिवीजन चैप्टर का। कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है देख लिया था। स्टिमुलस क्या होता है, कैसे इन्वायरमेंट से हमें सिग्नल मिलता है उसको स्टिमुलस कहते हैं। फिर हमने देख लिया था कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स भी देख लिया था ना ये सब। रिसेप्टर्स देख लिया था बेटा, 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद न्यूरॉन्स के बारे में देखा था कि न्यूरॉन्स का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है ना, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है ना। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स क्या होता है, गैप होता है बिटवीन नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट्स, इनके बीच का गैप होता है जहाँ सिग्नल न्यूरोकेमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्स आर्क में बताए थे, रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन का यूज होता है कि नहीं होता है, रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन का यूज होता है या नहीं, नहीं होता है। लेकिन लेटर ऑन सिग्नल इज ट्रांसफर टू द ब्रेन, लेटर ऑन ब्रेन को सिग्नल ये भेज दिया जाता है कि कुछ न कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हुई है। मतलब रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसका किसका इन्वॉल्वमेंट होता है। रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या होता है बताइए। रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्टर्स होता है। रिसेप्टर्स के बाद क्या होता है, सेंसरी आर्गन। सेंसरी आर्गन के बाद क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद सेंसरी नर्व, सॉरी, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व, मोटर नर्व से इफेक्टर। रिसेप्टर और इफेक्टर दो चीज याद रखना, जो भी रिस्पॉन्स है वो देता है। फिर हमने देखा था कि हमारे रिस्पॉन्सेज किस टाइप के हो सकते हैं, तो वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। वॉलंटरी जैसा नाम बता रहा है जिसको हम कंट्रोल कर पाए, इनवॉलंटरी जो हम कंट्रोल नहीं, ये सब हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बस जल्दी से एक क्विक रिकैप दे रहे हैं, इनवॉलंटरी जिनको हम चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। ये आपको बताया था मैंने, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस में कौन कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है। पीएनएस में क्या होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, कुछ स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस में दो चीज होता है। एक आपने देखा था क्रेनियल नर्व्स, ये हालांकि ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, ठीक है ना, ये चीजें मैं बता दूं। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स लिखा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे सिग्नल हैं जो डायरेक्ट ब्रेन को जाते हैं, जैसे आई से हमारा सिग्नल डायरेक्ट ब्रेन को जाता है, ईयर से हमारे सिग्नल डायरेक्ट ब्रेन को जाता है, ठीक है ना, उसमें स्पाइनल कॉर्ड अपना रोल नहीं प्ले करता। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है, जो डायरेक्ट ब्रेन को पास होते हैं। कुछ ऐसे नर्व हैं जैसे कि ज्यादातर नर्व, कुछ क्या ज्यादातर नर्व हमारे किससे पास होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल आता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर में होता है पूरे बॉडी के। लेकिन जो हेड में जो भी आर्गन है, जैसे ईयर हो गया, आई हो गया, नोज हो गया, इन सब के सिग्नल डायरेक्ट भी ट्रांसफर ब्रेन तक हो जाते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं और स्पाइनल नर्व कहते हैं। नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बताया था। सिंपैथेटिक में क्या होता है बताओ, क्विक एक्शन पे कौन सा होता है, जैसे अचानक आपने सांप देख लिया, तो आपका कौन सा सिस्टम एक्टिव होगा, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। कल मैंने बताया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बताओ अंश। अगर अचानक सांप देख लिया तो कौन सा सिस्टम एक्टिव होगा, सर पैरासिम्पथेटिक। नहीं, सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, जो कि हमारा अपना ब्रीदिंग हो गया, ठीक है ना, हार्ट बीट हो गया, ये सब पैरासिम्पैथेटिक है, जो अपने आप चलता रहता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है, ठीक है ना। सिंपैथेटिक में होता है कि जब आप कोई चीज देख लेते हैं, है ना, कोई चीज अचानक आपको फियर हो जाता है ना, तो उस सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है ना। बच्चों सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन के बारे में हमें फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ब्रेन के बारे में फर्दर क्लासिफिकेशन में 3 तरह का क्लासिफिकेशन ब्रेन का। फोर, फोर माने आगे, जैसे फोर हेड कहते हो ना आप, तो फोर, फोर मतलब आगे, फोर ब्रेन मतलब आगे वाला ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब जो बीच में, नहीं यहाँ पे मतलब ऐसे दिखा नहीं सकता, नीचे है। फिर उसके बाद एक हाइंड ब्रेन जो पीछे की तरफ है, ठीक है ना। तो मिड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है, मेनली सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम होता है मेन थिंकिंग सेंटर होता है, सेंटर ऑफ हंगर होता है, ये सब चीजें आप लोग को दिखाई गई थी। तो बेसिकली देखो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन टाइप का आपको बस ये याद रखना कि 3 टाइप का सिस्टम होता है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, ठीक है ना। तो सीएनएस में मेनली आपको ब्रेन के बारे में आपके बुक में बताया हुआ है, ठीक है, बाकी चीजों के बारे में उतना नहीं बताया हुआ सीएनएस के बारे में, ठीक है ना, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और
ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट होता था, कल हमने देखा था फोर ब्रेन में जनरली आपका क्या होता है, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम का फंक्शन क्या क्या है, थिंकिंग पार्ट होता है, मेमोरी सारी इसी के अंदर होती है, पढ़ा था ये सब लास्ट क्लास में। सेंटर ऑफ हंगर होता है, ठीक है ना, और वेरियस बॉडी पार्ट से सिग्नल रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, इंटीग्रेट करता है। ये हमारा सेरिब्रम का काम है, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है। हाइपोथैलेमस को मैंने बताया था कि वो ग्लैंड्स ऑफ द ग्लैंड्स है, सभी ग्लैंड्स का क्या है, वो राजा है, वो सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, वो आगे हमारे पास थोड़ा सा आएगा, मैं आपको वहां पे बताऊंगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल द ग्रोथ। जस्ट अ सेकंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अगर कोई बहुत बड़ा हो जा रहा है, जैसे किसी की हाइट एक्सेस ग्रोथ हो जा रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हुआ है। कि कोई छोटा रह जा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट हुआ है। तो ये पिट्यूटरी का काम काम है ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करना। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स, है ना, सब ग्लैंड्स का मालिक है। वो कितना अमाउंट में चीजों को कंट्रोल करना है, हाइपोथैलेमस बताता है। सेरिबलम बच्चों, सेरिबलम कौन सा हिस्सा होता है, सेरिबलम ये वाला हिस्सा, ये जो ऐसे दिख रहा है ना, इस तरह से ट्री टाइप का कुछ दिख रहा है पीछे, ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, सेरिबलम। ये मिड मिड ब्रेन में होता है, ये पूरा हिस्सा मिड ब्रेन में है, सॉरी, मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है, ये हाइंड ब्रेन में है। हाइंड मतलब ये ब्रेन का ये नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे वाला, ये फोर ब्रेन हो गया पूरा। ये मिड ब्रेन हो गया जिसके अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी था। ये जो देख रहे हो ना, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उसी के नीचे ये जो दो लोब देख रहे हो, ये जो दो लोब देख रहे हो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस और ये जो लोब नहीं लटका हुआ लोब है ना, वो क्या है, वो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है ना। बताया ना, हमारे बॉडी में ग्रोथ, कोई अगर बड़ा बहुत बड़ा उसकी हाइट बड़ी है, किसी की हाइट बहुत कम रह गई है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स ना। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ने ग्रोथ हार्मोन को सही से कंट्रोल नहीं किया है। अगर हाइंड मेरी ब्रेन में, हाइट फिर अगर मेरी हाइट 5 फीट है, इसका मतलब मेरा वो नहीं हुआ है। नहीं वो एज की, जैसे क्या होता है कि किसी किसी का, जैसे डॉर्फिज्म होता है ना, डॉर्फिज्म, ये डॉर्फिज्म कोई बच्चा बढ़ता नहीं, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जेनेटिकल, कि आपकी हाइट कितना होगा दैट इज अप टू योर पेरेंट्स एंड फर्दर लीनिएज ऑफ योर ओके। पेरेंट्स, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा ऐसा होता है किसी लीनिएज में, जैसे उसमें क्या होता है कि वो ग्रोथ उसका नहीं होता, वो ग्रोथ कमी, वो छोटा ही रह जाता, एज बढ़ती रहती है लेकिन उसका ग्रोथ नहीं होता, छोटा होता है। दैट इज, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया है, इसकी मात्रा सिक्रीशन की कम हो गई है, ठीक है ना, इस वजह से। और कोई कोई देखोगे बिना वो एक्सेस बढ़ते जाता है, उसका एक्सेस ग्रोथ ही उसके लिए समस्या है ना। कोई कोई हाँ। ऐसा आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा एक्सेस ग्रोथ हो जाता है, और वो ग्रोथ कई बार प्रॉब्लम होती है ना, तो वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो और हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था कि कंट्रोल ऑल द ग्लैंड्स, जो भी हमारे बॉडी के अंदर है, सबको कंट्रोल करता है। हाइंड, ये जो क्विक रिकैप, जो चीजें हमने कल पढ़ी थी उसी का जल्दी से क्विक रिकैप कर रहा है। इसमें 3 होता है, सेरिबलम, जितने भी पोस्चर है, बैलेंसिंग है, सब सेरिबलम करता है, ठीक है ना। मेडुला क्या करता है, मेडुला जैसे कि वोमिटिंग हो गया या इनवॉलेंट्री जो भी हमारी एक्शन हो गया, उसको कौन करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। पॉन्स क्या करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। कल हमने बच्चों ये अच्छे से लिख लिया था, मैं उम्मीद करता हूँ लिख लिया था ना, लिख लिया था ना, मुझे पॉन्स लिखा इनवॉलेंट्री एक्शन, तो रेगुलेशन मैंने ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बेटा, तो मैंने नहीं लिखा। ठीक है बेटा, तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, ये स्लाइड ही सेंड कर दूंगा, आप इसको देख तो लीजिए। कोई अगर अपने लिखे हुए नोट्स सेंड कर दे तो बेटर होगा। हाँ ठीक है, वन से एक बार देखना बेटा, सेंड कर, ठीक है, ठीक है ना बच्चे, चलो। अब हम प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन पे लास्ट हमने टॉपिक अपना खत्म किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि ब्रेन एक क्रेनियल बॉक्स के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है ना, इसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हालांकि आपको पढ़ना नहीं है, ब्रेन हमारा एक फ्लूइड के अंदर तैरता रहता है, ठीक है, खोपड़ी है, ये क्रेनियल है, क्रेनियल, इसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर हमारा ब्रेन जो है तैरता रहता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। हालांकि वो आपको पढ़ना नहीं है। और स्पाइनल कॉर्ड में कल आपको बताया था वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, ऐसे आप अगर टच करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड्स में आपके कॉलम्स हैं कि नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके मेन लाइंस, जैसे नहीं मेन वायर्स जा रहे हैं तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन्स है उनको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर किसी का स्पाइनल कॉर्ड अगर खराब हो जाए,
जैसे किसी किसी का आप देखोगे ऐसा केस, जैसे एक साइंटिस्ट है बहुत फेमस, उनका नाम है स्टीफन हॉकिंस। आपने, जिन्होंने बिग बैंग थियरी पे काफी अच्छा काम किया, है ना, हाँ उनको देखा सर, होगा जो कि वो, वो हाँ हाँ, पैरालाइज थे। वो चेयर्स पे ही रहते थे, तो उनका केवल दिमाग एक्टिव, लेकिन उनकी बॉडी, नीचे की बॉडी पूरी क्या थी, पैरालाइज। क्योंकि उनका जो कनेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का, वो खत्म हो गया, लेकिन उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उनके कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे थे, तो नीचे के बॉडी पार्ट से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था कि चीजें क्या चल रही है। अब उससे क्या प्रॉब्लम है, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है, मतलब अपने आप जो ऑटोनॉमस चीजें हैं वो हो रही है, ठीक है ना, बाकी ब्रेन का उस पर कुछ कंट्रोल नहीं, कुछ चीजें चल रही है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको इस तरह का कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है ना। आपने इनकी फोटो भी देखोगे, बिग बैंग थियरी जो है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो बच्चों, आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैसे मसल्स और कैसे हमारा सिग्नल ट्रांसफर होता है, कैसे क्या होता है, तो उसका बहुत ये सिंपल सा एक डायग्राम है कि भाई क्या होगा, तो कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर से कलेक्ट होता है तो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है, अरे सेंसरी नर्व कहीं से सिग्नल, रिसेप्टर रिसीव करेगा सिग्नल, रिसेप्टर सेंसरी नर्व को देगा, नॉर्मल बता, सेंसरी नर्व किसको देगा, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा, ब्रेन को जाएगा, फिर ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल को प्रोसेस करेगा कि क्या चीज है, फिर वो ब्रेन सिग्नल किसको देगा, स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल किसको मिलेगा, मोटर नर्व को, मोटर नर्व के बाद जो भी मसल्स है जिसको हटाना है या जिससे मूवमेंट कराना है उसके पास सिग्नल जाएगा। तो ये पूरा एक पाथ होता है, ठीक है ना, उसी को बस इसमें बताया हुआ है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ सेंसरी नर्व से, सीएनएस के पास गया, सीएनएस जैसे क्या, सीएनएस में क्या क्या होता है, सीएनएस में क्या क्या होता है बच्चों, सीएनएस में दो चीजें क्या होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो जो भी सिग्नल आपका बाहर से रिसीव हुआ, रिसेप्टर ने रिसीव किया, पांच टाइप के रिसेप्टर हम पढ़ चुके हैं, जैसे स्किन भी एक रिसेप्टर है, उसने कुछ सिग्नल हॉटनेस का रिज्यूम किया, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं एक बार। लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि एक अलग से आप देखेंगे पैराग्राफ इसके लिए डेडिकेटेड है कि कैसे सिग्नल ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए ये पैराग्राफ का एक फ्लो चार्ट बना दिया जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सिग्नल रिसीव हुआ, सीएनएस को गया, इंफॉर्मेशन सीएनएस ने प्रोसेस किया, सीएनएस कौन, ब्रेन ने प्रोसेस प्रोसेस किया, स्पाइनल कॉर्ड में गया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद डिसीजन बनाया, भाई करना क्या है वो उसने डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद मैसेज को पास किया, पास किसके थ्रू करेगा, तो पहले स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, फिर मोटर नर्व को जाता है, फिर मसल्स को जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होगा और उसके हिसाब से एक्शन। तो इसमें समझने वाली कुछ बात नहीं, लेकिन इतनी बात आप लोगों को क्लियर है ना, इतनी बात, छोटी सी बात ये क्लियर है ना कि सिग्नल पहले किससे मिलेगा, कहाँ जाएगा, ये सब क्लियर है ना। देखो अब कुछ जगह पे जैसे शॉर्टकट भी हो जाएगा, आई को जो सिग्नल मिला वो डायरेक्ट ब्रेन को चला जाएगा, ठीक है ना, और फिर डायरेक्ट ब्रेन में प्रोसेस होगा, डायरेक्ट आई को आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि ये दुनिया जो है उल्टी है, पता है ना आपको, नहीं पता है, हाँ सर, उसका जैसे वो हाँ जो है मैंने ये फिर मैं हाँ हाँ मैं वो बता चुका हूँ। इन्वर्टेड होती है तो ब्रेन जो उसको फिर हाँ सीधा करता है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया था, आपको बताया था मैंने कि हमारे रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रेटिना इज ए स्क्रीन, और स्क्रीन पे केवल रियल और इन्वर्टेड इमेज को ही लिया जा सकता है। तो अगर रेटिना पे उल्टी इमेज, जैसे आप सब लोग को मैं देख रहा हूँ, तो आप सब लोगों की इमेज कैसी बन रही है मेरे रेटिना पे, उल्टी, फिर उसको सीधा कौन कर रहा है, ब्रेन। ब्रेन का एक हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल चियाजमा, वो उसको सीधा करता है। किसी दिन ब्रेन अगर काम करना बंद करे तो मैंने उस समय कहा था कि दुनिया उल्टी हो जाएगी आपकी, सब चीजें उल्टा हो जाएगा ना, तो ब्रेन का डायरेक्ट चीजों में, बहुत चीजों में इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है ना, तो ब्रेन तक कुछ सिग्नल डायरेक्ट ब्रेन तक चले जाते हैं, ब्रेन स्पाइनल को कॉर्ड का काम करना किससे बंद कर सकते हैं ताकि, काम काम तो ब्रेन करता ही रहता है, जैसे ब्रेन का कुछ हिस्सा जैसे लेकिन मेडुला, मेरा नहीं करता। हाँ मेरा नहीं करता, लेकिन मुझे दुनिया उल्टी नहीं दिखती। हाँ नहीं, अगर काम ब्रेन नहीं करेगा तो उल्टी दिखेगी ना, लेकिन आप मतलब ये नहीं, देखो ब्रेन का कुछ हिस्सा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सेरिब्रम पे बहुत अपना वर्कआउट कर सकते हैं, सेरिब्रम तो आपके हाथ में ही नहीं है, उसको ये सब काम करना है, या ब्रेन का हाँ कुछ हिस्सा, हाँ तो उससे तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉल्यूंटरी है, ठीक है ना। तो बच्चों अब हमें क्या देखना है, डायरेक्ट ये समझ में आया ना, ये मैं नहीं लिखवा रहा, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सिग्नल कैसे कैसे चलता है, लिख लोगे ना ये बात कि कैसे सिग्नल मिलता है, किसको जाता है, क्या होता है, डायरेक्ट साइड लिखो। हो, हाँ स्क्रीनशॉट ले, हाँ सिर्फ ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, बाकी अदरवाइज इसका जरूरत नहीं है। मैंने ये बताया था मोटर नर्व में भी तो यही होता था, अब रिफ्लेक्स आर्क होता है तब जाके सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता है, लेकिन अगर रिफ्लेक्स आर्क के अलावा कोई भी सिचुएशन हुआ तो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को जाएगा,
फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर बाहर जाएगा। लेकिन जब कोई जल्दबाजी वाला सिचुएशन होगा तो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाएगा। ठीक है, अब लिखिए बच्चा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, सेटिंग करिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बच्चों प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो कुछ मूवमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं और कुछ मूवमेंट जो है एटमॉस्फेयर से स्टिमुलस या इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलस है उनके कारण होता है। कुछ ग्रोथ के कारण होता है, कुछ एनवायरमेंट से जो स्टिमुलस रिसीव होता है उनके कारण होता है। ठीक है ना, तो देखो इसके अंदर क्या है। ठीक है, दो टाइप का होता है बच्चों, ये लिख लो, ग्रोथ डिपेंडेंट, मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, और मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, या इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है ना, जैसे टच मी नॉट प्लांट देखा है आप लोगों ने, टच मी नॉट, तो उसका एक छुई मुई, साइंटिफिक नाम भी है। हाँ, टच मी नॉट प्लांट देखा है, उसके साइंटिफिक नाम क्या है उसका? कुछ है, जेड से आई गेस। नोट कीजिए बेटा इसको। ये प्लांट आपने देखा है, टच मी नॉट दिखा है आपको, टच मी नॉट प्लांट देखा है सबने, एक बार देखा है टच मी नॉट प्लांट? टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, जैसे आप उस पर हाथ रखेंगे वो सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ेगा किसके कारण? मिमोसा, हाँ, श्रिंक हो जाएगा। मिमोसा प्यूडिका होता है। हाँ, मिमोसा। उसका कॉम्प्लिकेटेड बहुत नेम है, साइंटिफिक नेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा। मिमोसा प्यूडिका कुछ करके ना। देखो इधर बच्चों, ये टच मी नॉट प्लांट, अच्छा लिख लो, ये लिख लो। फिर उसके बाद देखो ट्रॉपिक मूवमेंट, जो मूवमेंट ऑन ग्रोथ है वो अलग अलग चीजों पे होता है। तो एक बार लिख लो, मैं बता दो, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब हाइड्रो मतलब पानी, कीमो मतलब केमिकल, है ना, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के कारण, और हाइड्रोट्रॉपी, और आपको क्या, फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट। फोटो सबका पहला पहला वर्ड याद रखो, फोटो, फोटो मतलब लाइट, जियो, जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब अर्थ होता है, याद रखो। जियोग्राफी, है ना, केम मतलब केमिकल, केम मतलब केमिकल, और हाइड्रो मतलब पानी, ये तो पता ही है सबको, वाटर। अभी दिखाते हैं इन सब की चीजें, आपको दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे क्यों क्यों होता है, ये सब बताएंगे हम आपको। ठीक है, सिर्फ फोटोट्रॉपिसन का एग्जांपल सनफ्लावर है ना? फोटोट्रॉपिज्म बेटा ग्रोथ रिलेटेड है, वो सनफ्लावर इसके अंदर आएगा, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। फोटोट्रॉपिसन मूव, अच्छा अच्छा, ओके ओके। फोटोट्रॉप्स मतलब जैसे क्या होता है बेटा, सूट्स जो होता है, जैसे कमरा है, उसमें विंडो से लाइट आ रही है, अभी हम आपको एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में किया हुआ हम आपको दिखाएंगे। अगर ऐसे विंडो से लाइट आ रही है तो उसका जो सूट है वो हमेशा विंडो की तरफ बढ़ेगा, लाइट की तरफ मूव करेगा। तो द मूव, ये यहाँ जितनी भी चीजें लिखी है दैट इज रिलेटेड टू ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ उनकी तरफ हो रहा है। लेकिन आप जो बात करो जैसे कि टच मी नॉट, सनफ्लावर, वो सब इन रिस्पॉन्स टू द एटमॉस्फेयर है ना, इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो तुरंत तुरंत होता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ग्रोथ से ओरिएंटेड नहीं, इट इज नॉट ओरिएंटेड विद द ग्रोथ, ये इधर वाले सेगमेंट। प्लांट्स में नहीं तो नर्व्स होती हैं और नहीं कुछ और चीज होती है, तो वो मूव कैसे कर सकते हैं? किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर ना ही नर्व्स होती है ना ही कोई अभी मसल्स, तो बताते हैं वो बेटा, अभी हार्मोन्स तो होते हैं ना, हार्मोन्स होते हैं। अब ये टच मी नॉट प्लांट कैसे मूव करता है? टच मी नॉट प्लांट कैसे मूव करता है?
जैसे आप एक पहले पढ़ चुके, गार्ड कट सेल कैसे करके मूव तो फिर करता है। वो एकदम पास आ जाते हैं, एकदम आज चलिए बंद हो हाँ, आप मुझे बताइए गार्ड सेल कैसे मूव करते हैं, गार्ड सेल, कुछ गार्ड सेल ऑस्मोस याद है। ऑस्मोसिस, हाँ। नहीं 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 नहीं, फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था कि गार्ड सेल स्वेलअप हाँ, हो फिर जाते हैं। डेवलप और हो फिर जाते हैं हाँ पानी हाँ, पानी। इवनिंग के टाइम में गार्ड सेल जो होता है स्टोमाटा के अंदर, गार्ड सेल जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, बंद कर लेते हैं, हाँ, क्लोज हो जाते हैं। और ओके। मॉर्निंग के टाइम में ओपन हो जाते हैं, बताया था ना। तो गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। किसके कारण होता है मूवमेंट ऑफ वाटर। ये जो टच मी नॉट प्लांट है वो अपनी अपने कैसे लीव्स को क्लोज करता है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर जब बाहर निकल जाता है उससे तो क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है। वाटर जब मूव करता है तो एक्सपैंड कर जाता है, दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर। कुछ मूवमेंट ऐसे तो दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन, लेकिन हार्मोन स्लो होता है, वाटर का मूवमेंट ज्यादा कॉज करता है इन सब चीजों को। एंड मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन सनफ्लावर का मूवमेंट भी दैट शुड बी आल्सो इक्वल ड्यू टू द वाटर। वाटर के डिपोजिशन के कारण होती है, क्योंकि वो फास्ट मूवमेंट होता है। हार्मोन का एक्शन स्लो होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप विंडो से लाइट आ रही है, आप गमले को रख दें तो उसका सूट विंडो की तरफ बढ़ेगा, लेकिन तुरंत थोड़ी बढ़ेगा। जैसे ऐसा थोड़ी कि सुबह लगा दिए शाम तक पहुंच गया उधर की तरफ, इट विल टेक टाइम। तो हार्मोनल एक्शन इज स्लो, है ना। अभी उसका हम पढ़ेंगे भी कि भाई हार्मोनल एक्शन और नर्वस एक्शन में क्या डिफरेंस है। तो नर्वस एक्शन फास्ट होता है, हार्मोनल एक्शन जो होता है वो स्लो होता है। जो न्यूरॉन्स के कारण एक्शन होता है वो फास्ट होता है। लिख लिया इसको, सुनो ध्यान से। बच्चों, प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। प्लांट भी इन्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ रिस्पॉन्स बहुत क्विक होते हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल बहुत कम है नेचर में। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को जाते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को जाते हैं अपने लीव्स को क्लोज कर लेते हैं, और उनके अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है ना। उनका नाम एग्जैक्टली अभी तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो ट्रैप हो जाते हैं। क्वेश्चन था दूसरा, इंसेक्टिव प्लांट्स के लिए हाँ कि जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे कुछ आता है, हाँ फ्लाई को मुंह बंद करके खा जाता है, तो फिर हाँ, इतना बड़ा फ्लाई है, तो फिर वो और उसका तो वो लेके कहाँ जाता है, उसका गला फूड पाइप तो कुछ है नहीं, स्टेमी है। नहीं नहीं, वो क्या करते हैं बेटा, उनको एंजाइम से ब्रेक डाउन करते हैं। पहले उनको किल करते हैं, फिर एंजाइम से ब्रेक डाउन करते हैं, यानी केमिकल ब्रेक डाउन होता है। तो प्लांट्स के वहीं से अंदर बायोकेमिकल हो न्यूरॉन्स जाता है। नहीं है। प्लांट्स के अंदर न्यूरॉन्स नहीं है। प्लांट्स का ज्यादातर एक्शन जो है वो केमिकल से कंट्रोल होता है, केमिकल ओके। कोऑर्डिनेटेड या हार्मोन्स कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है ना। तो वो एंजाइम से उसको डाइजेस्ट कर लेते एंजाइम हैं। से एंजाइम ज्यादातर, जैसे जैसे आपने देखा होगा सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स भी हाँ, तो यही करते थे, सेप्रोफाइट्स भी तो यही करते थे। मतलब फूड को बाहर ही रहने देते थे, वो उनको ब्रेक डाउन कर देते थे, एंजाइम्स डाल के ब्रेक डाउन कर देते हैं, और फिर उनको धीरे धीरे डायरेक्ट जब वो ब्रेक डाउन हो जाता था तो सिंपल मॉलिक्यूल को वो सक कर लेते, उनको यूज कर लेते थे। सेप्रोफाइट्स बताया था ना, सेप्रो। तो कुछ कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि वो उनको पहले ट्रैप करके किल करते हैं, किल करने के बाद एंजाइमल एक्शन या फिर हार्मोनल एक्शन से उनको किल। क्योंकि बच्चों प्लांट के पास कोई न्यूरॉन्स नहीं है, प्लांट का सारा एक्शन हार्मोन से होता है। इंसान या एनिमल के अंदर दोनों है। एनिमल के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स भी है और हार्मोन्स भी है। हार्मोन्स हमने अभी पढ़ा नहीं, प्लांट अभी एनिमल का हार्मोन्स बाकी। अभी हमने क्या पढ़ा था, एनिमल जैसे ह्यूमन बीइंग है या कोई भी एनिमल है, उसके अंदर न्यूरॉन्स के बारे में अभी तक पढ़ा था, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखा था ना। जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा था। और ऊपर की सारी चीजें अभी किसके बारे में थी, नर्वस सिस्टम के बारे में। लेकिन हमारी बॉडी कुछ केमिकल भी सिक्रीट करती है, जैसे कि प्लांट की बॉडी भी कुछ केमिकल सिक्रेट करती है। तो ये सारे मूवमेंट जो आप देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ केमिकल, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है ना। और कुछ कुछ मूवमेंट जो इधर आप मूवमेंट देख रहे हैं, जो कि इंस्टेंटली होता है, तुरंत होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना। ज्यादातर केस में प्लांट के अंदर ये वाला जो मूवमेंट होता है, इस तरफ का जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट ऑफ वाटर के कारण होता है। और इधर वाला जो मूवमेंट होता है, जो ग्रोथ के कारण होता है, दैट इज ड्यू टू हार्मोन्स। ठीक है ना। तो जो हार्मोन्स के वर्ड याद रहेगा, फोटो, फोटो मतलब लाइट, जियो, जियो मतलब अर्थ, अर्थ मतलब ग्रेविटी। ठीक है ना। कीमो, कीमो मतलब केमिकल, हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर। एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम बनाए हैं, उनको आप देख लीजिए। एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम बनाए, आप उनको देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ बच्चों। देखिए,
एक मिनट देखिए। बच्चे ये वाला पोर्शन था जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाले पोर्शन का फ्लो चार्ट बनाया था, जिसको मैंने स्किप करवाया है। ये वाला ना कि हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, इसका मैंने फ्लो चार्ट वो जो बना था ना वो इसी का था, तो जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक्शन कॉज करते हैं। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट है बच्चों, तो देखो टच मी नॉट का एग्जांपल दिया है। अगर जैसे इसको कोई टच करता है इस तरह से वो क्लोज हो जाता है। ठीक है। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। याद रखना जितने भी ग्रोथ है वो मूवमेंट ऑफ वाटर कर रहे हैं। अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, तो देखो पहला एग्जांपल है कीमो, ये किसका, फोटोट्रॉपिज्म का। क्या अगर विंडो से लाइट आ रही है और उसके अंदर कोई प्लांटेशन आप कर देंगे, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, तो उसका जो सूट है इट विल मूव टुवर्ड द लाइट। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्जीन। उस हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्जीन। अभी लिखवाएंगे, घबराओ मत, ये सब है आगे। ऑक्जीन हार्मोन होता है। तो ऑक्जीन हार्मोन जो होता है हमेशा उस साइड में जाके इकट्ठा होता है जिधर शैडो, जिधर क्या हो, शैडो। तो ऑक्जीन हार्मोन एक ग्रोथ हार्मोन होता है। तो जैसे मान लो पहले पेड़ बिल्कुल सीधा था, अब लाइट इधर से आया, तो ऑक्जीन हार्मोन लाइट से दूर भागता है। तो लाइट से दूर भागेगा तो किधर भागेगा, पीछे। अब पीछे भागेगा तो ऑक्सीजन ग्रोथ हार्मोन है, तो ये आगे वाले हिस्से को ग्रो नहीं करेगा, पीछे वाले को कराएगा। तो पीछे वाले को कराएगा तो ये ऐसे मुड़ता जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये प्लांट ऐसे सीधा यहाँ से लाइट आया, तो इस प्लांट के सूट पे एक हार्मोन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन हार्मोन। क्या नाम है, अभी लिखवाएंगे आगे। ऑक्सीजन क्या करता है, वो लाइट से, उसको फोबिया है, वो लाइट से दूर भागता है। ओके। तो जब वो लाइट से दूर भागेगा तो पीछे की तरफ डिपॉजिट होगा, जैसे मेरा हाथ है, इधर की तरफ लाइट पड़ रही है, इधर से लाइट पड़ रही है, तो ऑक्सीजन पीछे डिपॉजिट होगा। तो ऑक्सीजन का काम है ग्रोथ करना। तो बच्चों ग्रोथ पीछे कर देगा ज्यादा, आगे नहीं कर पाएगा। तो अब एज्यूम करो एक स्टिक है या एक कोई स्ट्रक्चर है जिसका पीछे से तो वो चीज बढ़ रही है लेकिन आगे से बढ़ नहीं रही, तो बेंड होती जाएगी। बेटा पीछे ग्रो हो गया लेकिन आगे ग्रो हुआ ही नहीं, तो बेंड होती जाएगी। तो आपको ये दिखता है कि वो लाइट लाइट की तरफ बेंड करता है। तो इट इज ड्यू टू हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन होता है, लाइट से दूर भागता है। समझ में आया कि नहीं आ रहा है ना, ये इसके कारण। दूसरा बच्चों देखो, ये देखो जियोट्रॉपिज्म, ये ग्रेविटी के कारण जो मूवमेंट है, ग्रेविटी का देखो रूट्स जो है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब है कि देखो ये रूट जो है ये किसकी तरफ भागता है, ग्रेविटी में नीचे भागता है। ठीक है ना, रूट्स किधर भागता है, ग्रेविटी में नीचे। और ये जो सूट है वो किधर भागता है, ग्रेविटी से ऊपर। सूट बेसिकली ये लाइट के कारण भागता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। ठीक है ना, जियोट्रॉपिज्म, ये सूट, रूट और सूट दोनों का ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, जियोट्रॉपिज्म। इसका कोई किस कारण से होता है ये हार्मोन तो मेंशन नहीं है आपके अंदर। ठीक है ना, लेकिन ये भी आप मान सकते हैं कि आज बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें कि ये ग्रेविटी के साथ और ये ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। फिर बच्चों कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल क्या है, कीमोट्रॉपिज्म का। तो कीमोट्रॉपिज्म में एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो जैसे आप देखें पोलैंड, पोलैंड ट्यूब, या कभी ऐसा देखा है फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर देखा है ना, तो फ्लावर्स के ऊपर पहले आता है ना पोलन ग्रेन्स आते हैं। तो पोलन ग्रेन्स आते ही एक ट्यूब बन जाता है, कोई बात नहीं अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ ही लेंगे बायो के। तो बच्चों क्या होता और है, हाँ। और बैंगलोर में ज्यादातर जो बच्चों को और बाकी लोगों को जो बीमारियां हो रही हैं, इतने सारे कोल्ड और कफ, वो पोलन से हो रही हैं, बहुत हाँ पोलन्स होती बिल्कुल बिल्कुल। पोलन ग्रेन से क्या होता है, जैसे पोलन ग्रेन जानते हो कि नहीं, जैसे एक ही फ्लावर में दो पार्ट होता है, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। ठीक है ना, तो फीमेल पार्ट के ऊपर, मेल पार्ट से पोलन ग्रेन आता है और फीमेल पार्ट के ऊपर जाता है, तो इसमें ओवरी होता है। तो जो ऊपर ऐसे आके फ्लावर के ऊपर स्टिक करता है, वो ग्रेन मतलब पाउडर। कभी ऐसे पौधे वगैरह को छूना, फ्लावर्स वगैरह को छूना, तुम्हारे हाथ पे कुछ लग जाएगा, हल्का सा इसको देखना, पतला पतला कुछ डस्ट डस्ट सा लग जाएगा। ठीक है ना, डस्ट जैसा कभी देखना, टच करके किसी फ्लावर को, है ना, जो अभी है उसको ऐसे टच करके देखो ना, फ्लावर्स अगर बहुत सारे लगे हुए हैं, उनको अभी जस्ट ऐसा हो रहा है, तो उनको जब पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए, अभी जस्ट ग्रो कर रहे हैं, उनको ऐसे टच करके देखना, तो तुम्हारे हाथ पे हल्का हल्का डस्ट जैसा कुछ दिखेगा, डस्टीनेस दिखेगा। वो सब पोलन ग्रेन्स है। तो पोलन ग्रेन्स क्या होता है, ऐसे कोई मक्खी आई, फ्लाइज आई, उसके ऊपर उड़ी, फिर किसी भी जाके दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठ गई, तो अब वो पोलन ग्रेन्स उसके पैर में चिपक के वहां तक पहुंच जाते हैं, फीमेल पार्ट के पास। एक ही जैसे फ्लावर है बीच में है, उसके साइड साइड में इस तरह से पोलन ग्रेन्स हो। तो अब या तो उसी प्लांट का आके पोलन पोलन पाउडर या पोलन डस्ट इस पे चिपक सकता है, किसी और प्लांट से भी। तो ये मक्खियां जो होती है वो ऐसा करती है। तो अब आ गया, तो ऊपर जब पोलन ग्रेन आता है तो नीचे एक पाइप डेवलप, जिसके पाइप भाई अंदर जाता है ना पोलन ग्रेन से, तो एक पाइप डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब।
ठीक है ना। पोलन ट्यूब, अभी तो आप नेक्स्ट चैप्टर में हो तो बहुत अच्छे से समझ लोगे। रिप्रोडक्शन है, पोलन ट्यूब बोलते हैं। तो जो पोलन ट्यूब डेवलप होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। वो किसके कारण होता है? कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मतलब केमिकल है ऊपर, एक केमिकल ऊपर है, जैसे केमिकल वो पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक सर्टेन केमिकल है, तो उसके कारण पाइप का डेवलपमेंट ओवरी तक होता है। तो जो पाइप का मूवमेंट होता है ओवरी तक दैट इज बिकॉज ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का इसमें हालांकि एग्जांपल तो नहीं दिया, बस इतना दिया है कि मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम पोलन ट्यूब टू ओवरी इज ड्यू टू कीमोट्रॉपिज्म। बच्चों इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में इसको खूब डिटेल में पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो एग्जाम तो जाने के सर पहले, ये जब फ्रूट पूरा डेवलप हो जाता है तो फिर जो मेल पार्ट है वो टूट जाता है, मतलब नहीं हाँ नहीं रहता है मोस्ट हाँ, ऑफ द मतलब केस। उसका वो रिजिड हो जाता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होगा ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। सीड का फॉर्मेशन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो आगे बताएंगे, अभी उसका चिंता नहीं है। कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? हाइड्रो मतलब पानी। इसे एनसीईआरटी में इस चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं दिया है। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो नेक्स्ट चैप्टर में, रिप्रोडक्शन है शायद नेक्स्ट चैप्टर, उसके अंदर हमें पढ़े कि कैसे पोलन ट्यूब का मूवमेंट ओवरी तक होता है, ठीक है ना। तो वो हमारा अगले चैप्टर का पार्ट है। उसको हम कीमोट्रॉपिज्म, जैसे यहाँ लिखा है बस इतना लिखा है, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओविल्स। बस इतना लिखा है। क्या होता है ये पोलन ट्यूब, क्या होता है ओविल्स, क्या होता है, तो आप ठीक अगले चैप्टर में पढ़ लोगे। पूरा का पूरा एकदम स्ट्रक्चर है फ्लावर का, और उसके अंदर कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, सारी चीजें आपको नेक्स्ट चैप्टर जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी बहुत ज्यादा परेशान है। हाइड्रो मतलब पानी के साथ में। अच्छा देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो नेगेटिव मतलब क्या हुआ कि जिधर पानी होगा उधर से दूर भागेगा। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, जिधर पानी होगा उधर की तरफ भागेगा। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब जिधर ग्रेविटी होगा उससे दूर भागेगा, जैसे सूट, ग्रेविटी नीचे, सूट ऊपर भाग रहा है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। रूट क्या करेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म का मतलब समझना है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ जाना, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट से दूर जाना। जैसे रूट शो क्या करता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म आपको स्लो करता है, ठीक है ना। ये थोड़े थोड़े केमिकल, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, लेकिन आप ये समझ सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। इसमें कुछ और हार्मोन्स होते हैं बच्चों, जैसे कुछ हार्मोन्स आपको बताया जाएगा। कुछ हार्मोन्स है जैसे ग्लिबरेलिन। देखो प्लांट में दो ग्रोथ हार्मोन होता है, एक होता है ऑक्जीन और एक होता है ग्लिबरेलिन। ये स्टेम को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? ये स्टेम को। ग्लिबरेलिन बढ़ाता है स्टेम को। और प्लांट किसको, वो किसको बढ़ाता है? ऑक्जीन किसको बढ़ाता है? शूट। ठीक है ना। स्टेम भी तो बड़ा होता है ना। तो ये सब आगे लिखेंगे, चिंता मत करो। साइटोकाइनिन क्या होता है? सेल डिवीजन में काम करता है। ये सब प्लांट के अंदर हार्मोन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिबरलिन, साइटोकाइनिन और एफसीसी एसिड, तो वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अभी हमारा दिखाने का मतलब सिर्फ ये डायग्राम है, जिससे आप समझ पाए कि कैसे फोटोट्रॉपिज्म होता है। प्लांट का सारा मूवमेंट बच्चों किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। समझ में आ तो रहा है ना। और फिर और कौन सा एंजाइम एकदम शैडो की तरफ भागता है, शेड अभी की बता तरफ? देंगे बेटा, वो एंजाइम में हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं ऑक्जीन। उसके क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। ये लिखना है हमें, इसीलिए अभी परेशान मत हो। ये बस थोड़ा सा आपको बताया था ना, उसके लिए। हार्मोन्स हमें पढ़ना है, हार्मोन्स इन प्लांट्स एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है ना। तो प्लांट हार्मोन्स ये लिख लो। देखो ऑक्सीजन बताया था, सूट पे होता है गिरुलरिन, ग्रोथ ऑफ स्टेम में होता है साइटोकॉनिन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में होता है एब्सिसिक एसिड। बस ये हार्मोन्स जो नोट करना नोट कर लो। हार्मोन्स के बारे में लिख लो एक लाइन। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। सर क्या लिखने हैं? बेटा ये प्लांट हार्मोन्स, ये जितने भी मूवमेंट होते हैं दे आर गवर्न बाय द हार्मोन्स, दे आर गवर्न बाय द हार्मोन। ठीक है बच्चों, आपने कभी छोटे छोटे पौधे देखे हैं जो किसी स्ट्रक्चर के अबाउट टेंड्रिल्स डेवलप कर लेते हैं? टेंड्रिल समझ रहे हो ना। कभी किसी ऐसे, जैसे किसी को ऊपर चढ़ाना है, जैसे
लौकी वगैरह का होता है ना, इन सब का, तो उन सब का पौधा ऊपर नहीं चढ़ता, लेकिन अगर आप एक लकड़ी लगा दे, इस तरह से स्टैंड लगा, उसके बाद फिर क्या होता है, वो टेंड्रिल्स बनाते हैं गोल गोल, देखा है कि नहीं, गोल गोल टेंड्रिल्स बना के उसको पकड़ लेते हैं, फिर वो ऊपर चढ़ते हैं। देखा है यार, रस्सी लगा दो तो रस्सी पे इस तरह से टेंड्रिल्स बना के वो ऊपर चढ़ जाते हैं, देखा है कि नहीं। देखा है ना, जैसे कोई भी प्लांट देखो अपने घर में, या डेकोरेशन के लिए भी कोई अगर प्लांट्स लगाया हो, तो उसमें रस्सी लगा दोगे तो प्लांट्स ऊपर ऊपर चढ़ते जाता है, मनी प्लांट वगैरह, तो उसमें देखते हो रस्सी वगैरह को या किसी स्ट्रक्चर वगैरह को ग्रिप करके ऊपर चढ़ते हैं। ऐसा देखा ना, तो टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन करते हैं। टेंड्रिल्स क्या होता है मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है ना, नोट कर लो एक बार दिखा देता हूं। ये लिखा है, ये देखो बच्चों, ऑक्जीन के बारे में बताया था कि लाइट से फोबिया होता है इसको, तो ये लाइट से अवे साइड में डिपॉजिट होता है। तो लाइट से जब अवे साइड में डिपॉजिट होगा तो उधर का साइड ज्यादा ग्रो करेगा, जब उधर का साइड ज्यादा ग्रो करेगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट, है ना, वो लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा। ठीक, ये लिख लो साइटोकाइनिन बच्चों, इसके आगे लिखना है, इस सीड्स में या फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं, सीड्स या फ्रूट में, जहां पे सेल डिवीजन की बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रमोट सेल डिवीजन में लिख लेना फ्रूट्स एंड सीड्स में ये अवेलेबल होते हैं। जो साइटोकाइनिन है ये फ्रूट्स और सीड्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और विल्टिंग ऑफ लीव्स, पेड़ों से पतझड़ होता है ना, पत्तों का पेड़ों से झड़ना, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। ठीक है ना, आपको बोला जाएगा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकता है, जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, वो एब्सिसिक एसिड होता है, इसी के कारण पत्ते झड़ते हैं। विल्टिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। बच्चों स्पेलिंग मेरे, ये स्पेलिंग गलत है, विल्टिंग होगा, ठीक है ना बच्चों, WILTING, थोड़ा करेक्ट करना है, विटिंग लिखा हुआ है ना, WILTING, मेरे को लग ही रहा था ये गलत है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग मतलब पत्तों का झड़ना, WILTING बच्चों, ये विल्टिंग होगा, इसको करेक्ट कर लेना। ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है ना बच्चों, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बाकी सब ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। साइटोकाइनिन किस जगह पे होता है, तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे फ्रूट्स में या सीड्स में होता है, जहां पे सेल डिवीजन की ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट हो, जहां पे सेल डिवीजन की भारी मात्रा में रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे आपका साइटोकाइनिन हार्मोन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लिख लिया। सर एक सेकेंड। हाँ लिख लिया। तुम लोग काम करके आए हो आज। ठीक है बच्चों। यस सर। हाँ, ये याद होना चाहिए। देखो एक बार मैं बताता टेंड्रिल्स के बारे में आपको ना, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। देखो ये वाला देखा है कभी ऐसा, ये स्ट्रक्चर ऐसे,
हाँ सर, ठीक है, देखा है। देख रहे हो ना, ये टेंड्रिल्स है। ये स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर को देखो इस तरह से ग्रिप कर लिया, ये देख रहे हो ना, ये इस फिर स्ट्रक्चर को इस तरह से ग्रिप कर लिया, ये सब क्या है, ये टेंड्रिल्स है। सोच रहे हो कि नहीं? टेंड्रिल्स क्यों होता है, कौन से हार्मोन के कारण टेंड्रिल्स बनता है? ग्लिबरेलिन्स के कारण। ग्लिबरेलिन्स क्या करता है, स्टेम को बढ़ाने में मदद करता है ना बच्चों। ग्लिबरेलिन्स पढ़ा था ना, ग्लिबरेलिन्स अभी। तो देखो ग्लिबरेलिन्स का क्या होता है कि अगर ग्लिबरेलिन्स हार्मोन, इस मान लो ये लकड़ी स्टिक है, इसके ऊपर इस तरह से स्टेम कनेक्ट हो गया, तो जिस साइड में कांटेक्ट बनता है उधर ग्लिबरेलिन्स हार्मोन का डिवीजन नहीं हो पाता। ग्लिबरेलिन्स हार्मोन साइडों में काम नहीं करता है। अब इधर डिवीजन उसका नहीं हो पाया, तो डिवीजन किस साइड से होगा, उल्टे साइड से होगा, तो ये ऐसे घूम जाएगा। अंदर वाले हिस्से में डिवीजन नहीं हो पाएगा, बाहर वाले हिस्से में डिवीजन होता रहेगा, इसलिए टेंड्रिल्स बनता जाता है। सेम फंक्शन जो ऑक्सीजन का है, लेकिन ऑक्सीजन लाइट के लिए ऐसा करता है, ये कांटेक्ट से ऐसा करता है। कांटेक्ट बन गया, अब उस तरफ ग्रोथ नहीं होगा, किसका, ग्लिबरेलिन्स का। ग्रोथ उसके अपोजिट तरफ होगा, तो अपोजिट तरफ होगा तो बार बार ऐसे सर्कल बनता जाएगा, क्योंकि आगे वाला पीछे वाला हिस्सा ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह के टेंड्रिल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये सब टेंड्रिल्स है जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ग्रोथ हार्मोन जितने ना, इतने ही एनसीईआरटी में है। अच्छा, एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, पत्तों को झड़ना, फ्रूट का टूट के नीचे गिरना। अरे फ्रूट पकने के बाद नीचे भी तो गिरना चाहिए ना। पत्ते अगर पतझड़ आ गया, मतलब पूरी तरह से वो, अगर पत्ते खराब हो चुके हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की मात्रा, या सॉरी किसकी मात्रा, क्लोरोफिल की मात्रा कम हो गई, तो विल्ट होनी चाहिए, झड़नी चाहिए। तो वो काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है, ये इसीलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। ये स्ट्रेस कॉज करता है, ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? चलो ठीक है। अब हार्मोन्स इन एनिमल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ के इसको खत्म कर, हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है। किसके स्कूल में ऐसा तो नहीं, ज्यादा सिलेबस तो नहीं आ रहा है किसी के स्कूल में? अभी जो भी PT2 होने वाला है, किसी में ज्यादा सिलेबस तो नहीं आ रहा? सर वो आ रहा है केमिकल एंड कंपाउंड्स वाला जो। केमिकल एंड कंपाउंड आ रहा है, चलो अगला हम लोग चैप्टर वहीं पढ़ लेंगे। कब आ रहा है, कब एग्जाम? सर 31 जुलाई को। 31 जुलाई को ना, ठीक है, पूरा कर लेंगे। कल, कल इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया है क्या, लाइट से पहले? कब है? पहले वैसे वो केमिकल पढ़ लेंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, कल हमारा फाउंडेशन डे है इस इंस्टीट्यूट का। तो कल सब लोग ट्राई करेंगे कि अपने टी शर्ट्स में ही आए, ठीक है। कल की क्लास, कल मतलब आपकी क्लासेस नहीं चलेंगी मोस्ट प्रोबेबली। और कल जैसे एक हाँ, सुंदरकांड का पाठ होगा, ठीक है।